विमान की चर्चा मिलेगी, लेकिन आपको एक शौचालय देश में बना, इसका उदाहरण नहीं बनाया। एक खास जाति बनाई जो हम मल मूत्र करेंगे और वो अपने माथा पे उठा करके फेंकने का। आपने एक वाशरमैन बनाया, एक जाति बनाया जो कपड़ा धोने का काम। और मंडल कमीशन ने जो 36 सिफारिशें की, उसमें से मात्र 3 सिफारिशों को आपने लागू। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा। एक्सरे के बगैर किसी पैथोलॉजिकल जांच के जब किसी रोगी का दवाई लिखना संभव नहीं है, उसका इलाज संभव। लाख लोगों तक हम 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं, तो 84 लाख लोग कौन है मुफ्त राशन लेने वाले लोग? किस जाति के लोग हैं? आखिर क्यों आज उनको मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है? उनकी आर्थिक विकास हमने क्यों नहीं? शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। समाजवादियों ने नारा दिया कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान विद्यालय न हो। यहाँ CM, DM, PM या प्यून, ये तमाम लोग के बच्चे एक ही लोग को लाभ पहुंचाने के लिए, निजीकरण आम लोग के ताकत को कम करने के लिए, तो हम लोग निजीकरण के तरीका बना है। निजीकरण का मतलब ही होता है एक चंद गिने चुने लोग मालामाल होंगे और उसमें काम करने वाले लोग दूरी दिया जाता था, किसी पर आज का पेट भर सके, कल फिर से मेरे यहाँ काम किसी भी कर्मी को, तो वैसे लोग दंडित किए जाएंगे, वैसे लोग जेल जाएंगे, उनकी सारी संपत्ति। बड़ा बिहार का सवाल बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है बिजली, जो आप डिजिटलाइज मीटर, बेहतरीन मीटर दुनिया के आप सबसे भ्रष्ट व्यवस्था में ला के लगा दे रहे हैं। समर्थित सरकार बिहार में बनेगी, वैसे ही हम 200 यूनिट प्रत्येक घर को, दिल्ली 200 यूनिट दे सकता है, जहाँ पे सब लोग बिजली पे करने की स्थिति में हैं, तो बिहार जैसे सबसे गरीब राज्य को बिजली मुफ्त क्यों नहीं दे सकते? सरकार पर से लोगों का भरोसा खत्म हो जाना। से धंधा दे दिया बालू, और उसके बाद उनको शराब का धंधा दे दिया। आज तो जीताराम मांझी उनके अलायंस पार्टनर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि शाम को जज के यहाँ चल जाइए, शाम को IAS IPS के यहाँ चल जाइए, शाम के यहाँ मंत्री विधायक के यहाँ चल जाइए, तो सब लोग आपको दारू पीता हुआ मिल जाएंगे। तो कैसा नीतीश में लिखा हुआ भाषण पढ़ना पड़ रहा, उसके बाद जब लिखा हुआ के अलग हटते हैं तो मजाक के पात्र वाली बात बोल देते हैं कि ताली बजाइएगा ना। अरे कोई बोलने हो के बजाइएगा ना। अरे भैया खड़ा होके बजाएगा कि नीचे बजाएगी? ऑडियंस सिचुएशंस कौन सा आता है? बिहार कैपिटल ऑफ क्राइम बन जाता है। प्रशांत किशोर जी धंधेबाज हैं और धंधा करने आए हैं, राजनीति को धंधा पैसे के दम पे खरीदना चाहते हैं। 25 के लिए नहीं, हम आज भी तैयार हैं। जिनका तिरंगा बनाने में कोई योगदान नहीं रहा, एक बलिदान नहीं रहा, वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो 52 साल अपने कार्यालय में भारतीय झंडा नहीं फहराता है और वो कहता है कि ये 3 रंग वाला तिरंगा देश के लिए अपशगुन हो, वो राष्ट्र धर्म मजहब के नाम पर लोगों को रोज लड़ाता है। जो कपड़े से लोगों को पहचान लेता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलता, जहाँ पर हमारी माँ बहनों को नंगा करा के परेड कराया जाता है, पूर्व कारगिल के सेनानी की बेटी और पत्नी को नंगा घुमाया जाता है, छूटते हैं उनको माला और लड्डू बांध के और डीजे बजा करके अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। और पहलवान बेटियां, गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां उस राष्ट्रवादी पार्टी के नेता पे यौन शोषण का आरोप लगाती है और 376A-B में उन पर FIR दर्ज होता है, पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। उलट हमारी बेटियों को सड़क पे घसीटा जाता है। और राष्ट्रवाद की हुए थे खाकर घासी रोटी, अब आज के कैसे देशभक्त जो मांगे माखन रोटी। आप देख रहे हैं DW समाचार, मैं हूं अभिषेक आपके साथ। आज एक नए पड़ाव पे एक खास मुलाकात में हमारे साथ एक जन नेता हैं, जिन्हें खास करके तेजस्वी यादव का एक राइट हैंड कहिए या उनका एक सिपाही कहिए, अपने आप को कह करके चलते हैं। इनसे आज मुलाकात करते हैं। मखदूमपुर के विधायक हैं और काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं। सबसे पहले तो इस हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब तमाम जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स हैं उनको धन्यवाद कि आपके माध्यम से सच्चा आवाज़ आम जनता तक पहुंचती है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब चौथे स्तंभ सवाल के घेरे में है, वैसे समय में आप जैसे छोटे पोर्टल चलाने वाले लोग ने ही लोकतंत्र की रक्षा की है। इसके लिए आपको पहले धन्यवाद। सतीश जी बिहार में हैं और ख़ास करके जहानाबाद की धरती पे हैं, और ये मगध क्षेत्र है। मगध को
लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र में बिहार से एक आवाज़ उठी जिसको नेशनल पार्टियों ने इनकैश किया, जातीय जनगणना की। तो आपसे समझना चाहेंगी क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, देश में जाति हकीकत है, और जब आप पूरे भारत के इतिहास को आप समझेंगे तो जातिवादी जो व्यवस्था है इसको बनाया गया। भारत के 90% जो श्रमजीवी, श्रम पे जीवित जिंदा रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए श्रम के बदले में, वो नहीं मिला। इस देश ने धार्मिक ग्रंथों पर पुष्पक विमान की चर्चा मिलेगी, लेकिन आपको एक शौचालय देश में बना इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। शौचालय कहीं बना तो पहले विदेश में बना, यहाँ शौचालय आपने नहीं बनाया। एक खास जाति बनाई जो हम मल मूत्र करेंगे और वो अपने माथा पे उठा करके फेंकने का काम करेगा। इस देश में आपने वॉशिंग मशीन नहीं बनाया, आपने एक वाशर मैन बनाया, एक जाति बनाया जो कपड़ा धोने का काम करेगा। आप इस देश में डॉक्टर नहीं बनाया, एक जाति बनाया कि जब भी हमारी माँ बहनों का पेट दर्द हो तो एक खास जात की महिलाएं आकर के उसका सेवा सत्कार और डिलीवरी कराने का काम करेगी। तो ऐसे इस देश में सबको दूध चाहिए, लेकिन एक जाति बनाया गौ पालने के लिए, गौवाला एक जात बनाया आपने। तो जातिवादी व्यवस्था इस देश की हकीकत है। और जब तक जो जातियों की संख्या आपको नहीं पता चलेगा, उनका आर्थिक सर्वे जब तक हमारे सामने नहीं होगा कि आखिर विभिन्न जातियों में पिछड़ापन कितना है, गरीबी कितना है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए हम पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले 1931 में जातीय आधारित गणना हुई, और 1931 के जातीय आधारित गणना के अनुसार अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, और उनको जब संविधान लागू हुआ तो उनको उतना आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन ओबीसी की आबादी उस समय 52% थी। लेकिन जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट 7 अगस्त 1990 को जब लागू हुआ तो 52% आबादी वाले को हमने मात्र 27% रिजर्वेशन दिया, क्योंकि 50% का कैप लगा हुआ था। तो हम जानना चाहते हैं कि वो जो 52% जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे, जब भी जनगणना होती है तो हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना करते हैं, अल्पसंख्यकों की भी गणना करते हैं, लेकिन ओबीसी की गणना हम क्यों नहीं करते हैं? अपर कास्ट की गणना हम क्यों नहीं करते हैं? आखिर नरेंद्र मोदी जी ने 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनके गरीब को आरक्षण दिया, तो क्या ये कोई वैज्ञानिक डाटा था? क्या कोई सर्वे रिपोर्ट आया था? कोई आयोग कमीशन बना था? लेकिन एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट, एक मंडल आयोग कमीशन बना, उसने विस्तृत रिपोर्ट दिया, और मंडल कमीशन ने जो 36 सिफारिशें की उसमें से मात्र 3 सिफारिशों को आपने लागू किया। तो बाकी जो 33 सिफारिशें जो बच गई हैं उसको कौन लागू करेगा? आखिर उनको एजुकेशन में आबादी के अनुरूप जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो जगदेव बाबू ने सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग हमारा है तो आज खेती किनके पास में है? आज देश का कल कारखाना किनके हाथों में है? देश का कैपिटल किनके हाथों में है? देश का 1% मतलब 1% से भी कम आबादी के पास में देश का लगभग 78% से ज़्यादा पूंजी है। तो ये आर्थिक विषमता, तो इसीलिए जातीय आधारित गणना जरूरी है। बिहार ने कराया तो एक पता चला कि किसकी कितनी संख्या है। एक पता चला कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकार ने उस समय फैसला लिया, महागठबंधन की सरकार ने, कि उनको 2 लाख रुपया दे करके हम उनको आर्थिक सहयोग करेंगे एक मुश्त, जिससे वो अपना आर्थिक तरक्की कर पाएंगे। तो उसी तरीके से देश के लोगों को जानने की ज़रूरत है कि भाई देश में किस जाति की कितनी आबादी है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, तब तो हम पॉलिसी बना पाएंगे। इसीलिए देश में जाति आधारित गणना है, क्योंकि बगैर एक्सरे के, बगैर किसी पैथोलॉजिकल जांच के जब किसी रोगी का दवाई लिखना संभव नहीं है, उसका इलाज संभव नहीं है, तो बगैर देश के लोगों का जाति, सभी जातियों का पैथोलॉजिकल जांच करा के, वैज्ञानिक जांच करा करके, तभी हम उनको विकास के लिए मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। तभी जो हम विकसित भारत की कल्पना जो
मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो कैसे बन जाइएगा? एक तबका जो रोटी की लड़ाई लड़ता रहेगा, एक तबका जिसके पास कपड़ा नहीं पहुंचेगा। आप कहते हैं कि 84 लाख लोगों तक हम 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं, तो ये 84 लाख लोग कौन है मुफ्त राशन लेने वाले लोग? किस जाति के लोग हैं? आखिर क्यों आज उनको मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है? उनकी आर्थिक विकास हमने क्यों नहीं किया? तो इन तमाम सवालों के लिए जातीय आधारित गणना जरूरी है, और जब तक जातीय आधारित गणना देश के पैमाने पर नहीं होगा, तब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात है बेमानी है। तो हमारे पास एक वैज्ञानिक डाटा होगा, उस वैज्ञानिक डाटा के आधार पर हम रिजर्वेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी सेक्टर में उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको सभी सेक्टर में हम उनको सहयोग करेंगे, तभी हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। देश के 75 साल से ज़्यादा की आज़ादी की हो चुके हैं, अभी भी लोगों की मुफ्त शिक्षा, मुफ्त व्यवस्था जो हॉस्पिटल की है, वो मुझे डॉक्टर मनोज झा का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है जो उन्होंने सांसद में दिया था राज्यसभा में, कि आप मुफ्त नहीं कह सकते क्योंकि आप वेलफेयर स्टेट हैं और आपको ये उन तमाम लोगों को देना आपकी जिम्मेदारी है। उससे एक सवाल मेरा यहाँ निकल के आता है कि ये इतने सालों से चली आ रही व्यवस्था है जिसमें लोगों तक पहुँचाने का, ये सारी सुविधाएं पहुँचाने का जिम्मा सरकारों का है, चाहे वो एनडीए की सरकार रहे या यूपीए की सरकार रहे। आखिर कहाँ ऐसी चूक हो जाती है कि आज भी सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा नहीं पहुंच पाती है, सरकारी विद्यालयों में वो सुविधा नहीं पहुंच पाती है, जहां से बच्चे बहुत अच्छा करके, कुछ गिने चुने अगर अस्पतालों को और विद्यालयों को छोड़ दें, क्योंकि जहां तक एक सोच है कि अगर शिक्षित हो जाए कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, तो वो अपना रास्ता खुद चाहे आंदोलन की तरह से तय कर ले या फिर वो अपने तरक्की से तय कर ले। तो आखिर कहाँ ये कमी आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, ये संविधान में हमारा वेलफेयर स्टेट है, और सभी समाजवादियों ने, देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने, देश के लिए शहादत देने वाले भगत सिंह ने इस देश के लिए कल्पना की कि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, ये सबके लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। उस समय नारा लगा, समाजवादियों ने नारा दिया कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन आप सबको एक समान शिक्षा नहीं दे पाते हैं। भारत में लगभग 24 करोड़ बच्चे विद्यालय जाते हैं। 24 करोड़ बच्चों में से लगभग 18 करोड़ बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं और 6 करोड़ बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं। तो आपने उनके लिए क्या पॉलिसी लेकर के आए? RTE, मतलब शिक्षा का अधिकार कानून आपने बनाया 2008 में। तो शिक्षा का अधिकार कानून जब बनाया तो आप कहते हैं कि भाई प्राइवेट विद्यालय में 25% हम गरीब घर के बच्चों को नामांकित करेंगे। तो 6 करोड़ का 25% कितना हुआ? 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ बच्चों को आप शिक्षा दे करके सभी का शिक्षा छीन लेना चाहते हैं। तो कि जो 18 करोड़ जो बच्चे जो सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं, क्या उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सवाल ये है। तो हम कुछ लोगों को मुफ्त की शिक्षा दे करके और उनका पूरा शिक्षा का अधिकार छीन ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ कोई प्राइवेट विद्यालय ना हो, यहाँ CM, DM, PM या प्यून, ये तमाम लोग के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ें। इसके लिए शिक्षा को सुदृढ़ करना होगा। आप यदि वेलफेयर स्टेट चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पर सभी को शिक्षा सरकार की तरफ से मुफ्त है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, प्रधानमंत्री और अभी JP नड्डा साहब आए थे, IGMS में संबोधन में उन्होंने कहा कि 40 करोड़ परिवारों को हमने, 40 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान बीमा कार्ड हमने दिया। आयुष्मान बीमा कार्ड, बीमा मतलब निजी कंपनी को हम पॉलिसी प्रीमियम दे रहे हैं और उसके बदले में 5 करोड़ का हम बैकअप उसको दे रहे हैं। ये 5 करोड़ का बैकअप क्यों दे रहे हैं? इतना भारी रकम उनके इलाज पे आपको खर्चा करने की क्यों ज़रूरत है? आप सरकार के अस्पताल को इतना मजबूत कर दीजिए कि उनको 5 लाख का बीमा देने की आवश्यकता न पड़े। कोई भी व्यक्ति, चाहे CM हो, DM हो, PM हो, प्यून हो, मजदूर हो, उसके लिए स्वास्थ्य नीति तय कीजिए। सबका स्वास्थ्य नीति एक होगा, सबके लिए सभी साधनों से संपन्न हमारा अस्पताल होगा और वहाँ मुफ्त अनिवार्य चिकित्सा बहाल की जाएगी। ऐसा राज्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, ऐसा हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। लेकिन आप देखिएगा
कि एक तरफ पारस बन रहा है, अपोलो बन रहा है, वेदांता बन रहा है, जहाँ पर गरीब लोग अपना पैर नहीं रख सकते हैं। एक तरफ ऐसे सरकार अस्पताल बना रहे हैं कि जहाँ पर फर्श पे लोग लेटे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फर्श पे ही तड़प तड़प के अपना जान त्याग दे रहे हैं। लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से कई लोग ऐसे आपके स्टेटमेंट पे बोलने वाले हैं कि सतीश जी तो निजीकरण के विरोध में हैं। नहीं, निजीकरण क्यों? निजीकरण निजी लोग को लाभ पहुंचाने के लिए, निजीकरण आम लोग के ताकत को कम करने के लिए। तो हम लोग निजीकरण के पक्षधर नहीं हैं। हम लोग पक्षधर हैं कि आज जेपी नड्डा साहब आए, 4 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया है, घोषणा की उन्होंने कहा कि भाई हम दरभंगा में एम्स बनाएंगे, IGIMS में चक्षु सेंटर उन्होंने खोला, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आज हम बिहार को इतने डॉक्टर दे रहे हैं, आज हम बिहार को इतना नर्स दे रहे हैं, तो क्या बगैर डॉक्टर, बगैर नर्स, बगैर पैथोलॉजी, बगैर रेडियोलॉजी का इलाज संभव है? तो जो हमारे महागठबंधन की सरकार, जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने स्वास्थ्य नीति बनाया और 1.5 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की बहाली, जो सीट जो उन्होंने एलोकेट करके आए, उसकी बहाली क्यों नहीं हो रही है? आज कहीं भी जाइए तो नर्स नहीं है, कहीं भी आप PSC में चले जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। नर्स के भरोसे 1-2 नर्स आती हैं, वो टीकाकरण का काम करती हैं, इलाज का कोई काम होता नहीं है। तो इसलिए बिल्डिंग बना रहे हैं आप, बेड लगा रहे हैं आप, 1800 करोड़ रुपए का आप एम्बुलेंस का टेंडर निकाल रहे हैं आप, लेकिन जिसकी ज़रूरत है कि भाई आप मान लीजिए मखदूमपुर का हमारा यहाँ पर रेफरल अस्पताल है, जहाँ पर 200 से ज़्यादा एवरेज संस्थागत प्रसव होता है, लेकिन सिजेरियन नहीं होता है। यहाँ पर हमारा अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है, जबकि जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पहले मंथ से लेकर के 9वें मंथ तक उनको अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। तो अल्ट्रासाउंड, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड को आप कैसे लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन आप अपने संस्थान में आप अल्ट्रासाउंड नहीं चला पा रहे हैं। तो इसीलिए सभी जहाँ पर संस्थागत प्रसव होता है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड अनिवार्य होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट अनिवार्य होना चाहिए, वहाँ पे सर्जन अनिवार्य होना चाहिए, वहाँ पे एनेस्थीसिया अनिवार्य होना चाहिए, तब जा कर के स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ सबको मिल पाएगा। तो इसीलिए हमारा कहना है कि निजीकरण करके हम आज प्राइवेट सिक्योरिटी, सभी अस्पतालों में हमने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। आप सरकार से लेते हैं 28,000 रुपया और उसको 8,000 रुपया में आप काम दे रहे हैं। तो निजीकरण एक शोषण का तरीका बना है। निजीकरण का मतलब ही होता है एक चंद गिने चुने लोग माला माल होंगे और उसमें काम करने वाले लोग कंगाल होंगे। तो इसलिए निजीकरण का मतलब ही होता है शोषण पर आधारित व्यवस्था। तो हमारी पार्टी, हम तमाम लोग निजीकरण का विरोध करते रहे हैं। तेज जी, बात जब मिनिमम वेज की होती है, यानी कि न्यूनतम जो उनको मिलना चाहिए काम करने के लिए पैसे, उसकी बात होती है तो सरकारें नियम बनाती है। वो अभी बाध्य या कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब हम साफ़ सफाई करने वाले लोग जो उस काम को भी कर रहे हैं अशिक्षा की वजह से या बाकी जो भी वजह हैं, क्योंकि अभी भी छोटे शहर जहानाबाद जैसे में सारी चीज़ें मैकेनाइज नहीं हुई है, उनकी सैलरी महज 7-8 हज़ार रुपये है। और ऐसे 7-8 हज़ार रुपये या उससे भी कम सैलरी में या उससे भी कम में जिनकी कोई खेती नहीं है, अनाज भी सरकार की तरफ से मिल रहा है तो ठीक है, वरना उनको उसके लिए भी जाना पड़ता है। ऐसे में कैसे मुमकिन होता है कि वो इतने कम में अपना घर चला लें? और अगर दिक्कत है तो सरकार और क्या कुछ ऐसा स्टेप उठाए जिससे उनकी जो फिक्स सैलरी है, मिनिमम वेज है, उसको फिक्स किया जाए। और अगर 25 का चुनाव भी है, आपकी सरकार हमेशा से मुखर रही है गरीब तबकों की बात को लेकर के, और अपने आपको ये एक, जैसे पिछली रैली थी तेजस्वी जी की, उसको भी काफ़ी समर्थन मिला और एक और उन्होंने एक यात्रा शुरू की है। तो किन तमाम मुद्दों पे, पहले तो ये पहला सवाल कि किस तरह से आप उसको साधेंगे कि थोड़ा सा उनका अपग्रेडेशन हो, दूसरा किन मुद्दों को लेकर के इस बार फिर से तेजस्वी जी मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो सवाल आपने सफाई कर्मियों का या निजी मजदूरों का आपने उठाया, पहले इसी बिहार जैसे राज्य में जमींदारी प्रथा थे, उसमें मजदूरों को इतना ही मजदूरी दिया जाता था कि सिर्फ आज का पेट भर सके, कल फिर से वो मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाए। तो ये जो निजीकरण में जो मजदूरों को जो सरकार वेजेस तय करती है, वो कहती है कि हम न्यूनतम
मजदूरी दे रहे हैं, जो सरकार जो तय की है मिनिमम वेजेज वो हम दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम वेजेज आप कंपनी को दे रहे हैं। कंपनी वो जब ठेके पे उसको रखती है तो उसको कहती है कि 7,000 रुपया में आपको 12 घंटा काम करना है। उसके सामने में बेरोजगारी का बड़ा दंश है, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही है, तो 7,000 रुपया में भी वो अपने आप को श्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप उस बेरोजगार, पहले आप उसको बेरोजगार बनाते हैं, उसके बाद निजी लोगों को काम का ठेका देते हैं, इसलिए उनका जितना श्रम का शोषण हो सके और श्रमिक का शोषण हो सके वो तमाम चीज़ आप करते हैं। इस पे सरकार को सख्ती से नियम बनाना चाहिए कि जो हमने वेजेज तय किया है, यदि उससे कम कोई वेजेज देता है किसी भी कर्मी को तो वैसे लोग दंडित किए जाएंगे, वैसे लोग जेल जाएंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये तो पहले करना होगा, तभी हम वो ठेके वाले मजदूरों के साथ में न्याय कर पाएंगे। दूसरी बात आपने कहा तेजस्वी यादव जी की यात्रा, तो जो जन विश्वास यात्रा या हमारा अभी जो हमारे कार्यकर्ता के साथ में जो जन संवाद यात्रा, आभार सह संवाद यात्रा जो अभी प्रारंभ हुआ है, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बिहार का सवाल बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है बिजली, जो आप डिजिटलाइज मीटर, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन मीटर दुनिया के आप सबसे भ्रष्ट व्यवस्था में ला के लगा दे रहे हैं। जहाँ पे लोगों को अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करने आता है, जहाँ पे लोगों को अपना व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजने आता है, आप उसको कह रहे हैं कि आप रिचार्ज आप मोबाइल से आपका होगा मीटर। तो एक तो पहले हम अपने लोगों को शिक्षित नहीं किया, हम अपने लोगों को ट्रेंड नहीं किया, आप मीटर ला करके लगा रहे हैं। और भारत में सबसे महंगा बिजली दर हमारे यहाँ है। दूसरी सबसे बड़ा सवाल है कि अब प्राइवेट हाथों में आपने बिजली बिल कलेक्शन का ठेका दे दिया, वो प्राइवेट गुंडा बहाल कर रहे हैं, जिनके यहाँ सही में भी बिजली नियम से चल रहा है, उसके यहाँ भी वो जाके कहते हैं कि आपके यहाँ बाईपास हो रहा था। अब इसका हमारे पास क्या बाईपास कैसे हो रहा था बताइए? जब हम महीने महीने बिजली बिल दे रहे थे तो हमारा बाईपास कैसे हो रहा था? तो बिजली विभाग कहता हम इसका साबूत आपको नहीं देंगे, हम जो कह दिए वही अंतिम है, और हम पर एफआईआर किया जाता है, यहाँ के लोग पर एफआईआर किया जाता है, और यहाँ के लोगों एफआईआर के बाद भारी जुर्माना वसूल करके निजी कंपनियां माला माल हो रही हैं। तो इसलिए हमारे नेता ने इस बीमारी को पकड़ा और हमारे नेता ने ऐलान किया कि जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल समर्थित सरकार बिहार में बनेगी, वैसे ही हम 200 यूनिट प्रत्येक घर को बिजली मुफ्त में देंगे, क्योंकि गरीब का घर 200 से ज़्यादा कोई बिजली नहीं जला पाता होगा। तो बिजली के झंझट से हम छुटकारा बिहार को दिलाना चाहते हैं। जब दिल्ली 200 यूनिट दे सकता है, जहाँ पे सब लोग बिजली पे करने की स्थिति में हैं, तो बिहार जैसे सबसे गरीब राज्य को बिजली मुफ्त क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इन तमाम आप मंत्री, विधायक और IAS IPS को मुफ्त में आप बिजली दे रहे हैं, 7,000 का बिजली मुफ्त में जला सकते हैं, 1,000 यूनिट 2,000 यूनिट मुफ्त में बिजली जला सकते हैं, तो हम मजदूर किसानों को मुफ्त में बिजली क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हमारा जो सोच, लालू प्रसाद यादव जी का सोच, जगदेव बाबू का सोच, जो कर्पूरी ठाकुर लोहिया का सोच है कि भाई गरीब गुरबों को राहत देने वाली सरकार है, तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे। हमने अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछा, लॉ एंड ऑर्डर तो रोज़ाना 30 से ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं। अभी हम आ रहे हैं सिरघाटी से, जहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ में माता पिता के बीच में सोया है गरीब आदमी, उसके बीच से उस लड़की को उठा के ले गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और उसकी बड़ी बहन मोहल्ले में से आती है, झूमर जो गांव में होता है उसको करने के बाद देखती है कि बाबू नहीं है, मैया नहीं है, वो चिल्लाती है, और एक संदिग्ध व्यक्ति पैर हाथ धो रहा होता तो पूछती है उससे कि हमारा मैया को देखा है, तो भागने लगता है और उसको बाढ़ वाली नदी में वो कूद करके उस पार चला जाता है। वो बहादुर लड़की उस नदी में तैर करके उस लड़के को, जो बलात्कारी को, पकड़ करके ले करके आती है, लेकिन पुलिस कहती है कि यदि ये बात तुम किसी और को बताएगी तो तुम्ही को जेल भेज देंगे। उस बहादुर लड़की को तो बजाप्ता मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाना चाहिए कि उसके वजह से और जो बलात्कारी थे उनको पकड़ा गया और जेल में भेजा गया, लेकिन उसी लड़की को उसकी बड़ी बहन जो पकड़ इतना दिलेरी का काम दिखाई, उसको जेल भेजने का ये पुलिस गया कि पुलिस कर रही है ऐसी।
काम, और अभी तक उसके यहाँ खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया है, गांव वाले लोग उसको चंदा करके खाना खिला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की इतनी संवेदना नहीं कि जिसकी 5 साल की बेटी गैंग रेप में मारी गई उसके यहाँ हम राशन पहुँचा दें। तो यही न्याय के साथ विकास वाली सरकार है। क्राइम की जब बात कर रहे हैं खास करके बिहार में, तो हर तरफ बढ़ रहा है। क्या इसे कोरोना समय में गई नौकरी या उसके बाद जो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हुई, जिससे अभी भी बहुत लोग बेरोजगार हैं, उनके पास ऑप्शंस की कमी है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक उसका प्रारूप है जिससे ये क्राइम रेट बिहार में बढ़ रहा है? पहला। दूसरा कि कहीं ना कहीं क्या इसके पुलिस और प्रशासन के फेलियर कहेंगे, जो तमाम आरोप इस ताज़ा सरकार में लगती है कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है, यानी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या जो बैठे हुए हैं प्रशासनिक सेवा या उस पदों पे, वो जन नेताओं की नहीं सुनते हैं? देखिए, क्राइम बढ़ने का कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सरकार का इकबाल जाना, सरकार पर से लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाना। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार 20 साल से नीतीश कुमार हैं। सबसे पहले इन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया, बिहार की शिक्षा को। सही शिक्षा नहीं मिलेगा, लोग कुंठित होंगे। आज किसी भी एग्ज़ाम को देखिए तो बिहार में मैट्रिक से लेकर के पीजी और पीएचडी तक के पेपर बिकते हैं, और लोग मोबाइल से, अब तो ग्रेजुएशन लोग मोबाइल से कॉपी कर के ग्रेजुएशन और पीजी का आंसर लिखते हैं। तो जब उनके अंदर वास्तविक शिक्षा नहीं जाएगी, सिर्फ डिग्री, एक नाम का डिग्री हमारे पास आ जाएगा, उनको नौकरी नहीं, आप रोज़गार सृजन नहीं कर पाइएगा। 20 साल में जब बिहार का विश्लेषण कीजिएगा तो एक कल कारखाना नहीं लगा। जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो चक्का फैक्ट्री शुरू किया, उसके बाद कोई कल कारखाना, कोई इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं आया, कोई रोज़गार आप नहीं सृजित कर पाए हैं। बिहार सबसे बड़ा पलायन वाला राज्य बन गया है। और उसके बाद कोरोना, लॉकडाउन, इन सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो छोटे छोटे उद्योग थे बर्बाद हो गए। बिहार में जो छोटे छोटे उद्योग फल फूल रहे थे वो ख़त्म, चौपट हो गए। तो वो कारण है। दूसरा, जितनी आबादी के अनुरूप पुलिस होनी चाहिए वो पुलिस आपने नहीं बहाल किया। आप लगातार पुलिस विभाग के क्वेश्चन बिकते रहें, एग्ज़ाम कैंसिल होती रही, आप एक फेयर एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं विकसित कर पाएँ। तो पुलिस हमारे पास में पर्याप्त नहीं है। पुलिस को आपने एक अलग से धंधा दे दिया, बालू, और उसके बाद उनको शराब का धंधा दे दिया। आज तो जीताराम मांझी उनके अलायंस पार्टनर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि शाम को जज के यहाँ चल जाइए, शाम को IAS IPS के यहाँ चल जाइए, शाम के यहाँ मंत्री विधायक के यहाँ चल जाइए, तो सब लोग आपको दारू पीता हुआ मिल जाएंगे। तो कैसा नीतीश कुमार राज बनाना चाहते हैं? किसी गांव में चल जाइए, दारू मिलता है। अभी चलिए, टेहटा बाज़ार यहीं पर है, चलिए अभी हज़ारों की संख्या में लोग मछली भुंजवा रहे होंगे और दारू धड़ल्ले से पी रहे हैं। चलिए, अभी धरौत एक गांव है, वहाँ अभी 1000 से ज़्यादा लोग भीड़ में लगे होंगे। तो क्या पुलिस प्रशासन को ये चीज़ें नहीं पता है? तो पुलिस प्रशासन से लेके मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये शराबबंदी के नाम पर सिर्फ उगाही हो रहा है। और अभी तो एक दरोगा, देखिए पटना में एक दरोगा ने इस्तीफा दे दिया कि भाई हम डेली गरीब गुरबा को पकड़ के लाते हैं, जिसमें सब गरीब हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, कोई अमीर आदमी नहीं पकड़ाता है। और वो 5000 रुपया जमा करता है, वो पैसा जाता कहाँ है? आज तक हम लोग को नहीं पता चल रहा कि हम लोग इतना 100 आदमी को पकड़ के ला रहे हैं। इसलिए भ्रष्ट व्यवस्था को हम आगे नहीं ढो सकते हैं। हमारा आत्मा जाग गया है, हम अपने विभाग से इस्तीफा दे रहे हैं। उसने इस्तीफा दे दिया। ऐसा हालात नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना दिया है। इसलिए जितना जल्दी बिहार से नीतीश कुमार जी की विदागी हो, बिहार उतना जल्दी संभलेगा। अब तो नीतीश कुमार जी देखें, नीतीश कुमार इंजीनियर थे, नीतीश कुमार देश के बड़े नेता थे, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या इन लोगों ने कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी को JP नड्डा के सामने में लिखा हुआ भाषण पढ़ना पड़ रहा। उसके बाद जब लिखा हुआ के अलग हटते हैं तो मजाक के पात्र वाली बात बोल देते हैं कि ताली बजाइएगा ना। अरे कोई बोलने वाली बात है? ताली कोई श्रद्धा से बजाता है कि ज़बरदस्ती बजाता है? खड़ा हो के बजाइएगा ना। अरे भैया, खड़ा होके बजाएगा कि नीचे बजाएगी? ऑडियंस सिचुएशंस कौन सा तय करेगा कि आप ज़बरदस्ती ताली बजवाइएगा?
तो ये स्थिति है। उनको बार बार अपना कहना पड़ रहा है, इनका इतना विश्वसनीयता ख़त्म हो गया कि बार बार इनको कहना पड़ रहा है कि 2 बार गलती कर दी, अब गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी, युवा पीढ़ी बहुत हताश निराश है और उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया है। तो जब तक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आम लोगों को हम जागरूक नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन संख्या बल के अनुसार जो राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत के अनुसार हम पुलिस प्रशासन की संख्या को हम नहीं अपने यहाँ बढ़ाएंगे, गश्ती दल पेट्रोलिंग दल को हम नहीं बढ़ाएंगे, लोग के अंदर कानून का भय हम नहीं दिखाएंगे, तब तक क्राइम को ये नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भय आम लोगों पर से ख़त्म हो गया है। पटना में आप देखते हैं कि पटना में 130 से ज़्यादा हत्याएं हो जाती है एक महीना के अंदर। राजधानी, कैपिटल ऑफ बिहार, कैपिटल ऑफ क्राइम बन जाता है। ये सबसे शर्म की बात है। तो यही अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती तो यही भाजपा, आरएसएस और मीडिया के लोग फिर से जंगल राज की संज्ञा दे रहे होते। लेकिन जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो ये जो कैपिटल ऑफ क्राइम पटना बन गया है, वो मंगल राज की संज्ञा वो दे रहे हैं। तो ये नज़रिया अलग अलग है। इसीलिए कभी आप प्रशांत किशोर जी जो हैं उनको क्राइम पे बोलते हुए नहीं देखिएगा, कभी उमा भारती के शिक्षा पर बात करते हुए नहीं देखिएगा कि उमा भारती 5वीं पास थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। कभी गैस से चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री के बारे में, भाई ये इतना बड़ा आविष्कारक को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि नाली के गैस से चाय बना लेते थे और 1 साल नहीं 34 साल तक के बनाए। तो इतना बड़ा आविष्कारक को नोबेल पुरस्कार पर कभी बात नहीं करेंगे। कभी विप्लव देव जिन्होंने कहा कि बरकत है तो ऑक्सीजन है, उनके इतना दिव्य ज्ञान पर कभी उनको चर्चा करते हुए नहीं देखेंगे, या कभी उनको मणिपुर पर बात रखते हुए नहीं देखेंगे, जो मणिपुर की स्थिति इतने सालों बाद भी समान नहीं हुआ है। आज भी हमारी माँ बहनों का इज्जत नोचा जा रहा है। तो ये देश का बेरोजगारी का सवाल जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ में रहते हैं तब नहीं, उस समय तो देते हैं, नारा देते हैं कि ये नारा देते हैं कि बिहार में बहार बा और नीतीश कुमार बा। सोच लीजिए क्या मजाक है। तो पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से प्रशांत किशोर जी धंधेबाज हैं और धंधा करने आए हैं। राजनीति को धंधा पैसे के दम पे खरीदना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र की जननी है, यही वैशाली जहाँ प्रथम लोकतंत्र स्थापित हुआ, यही मगध की धरती जहाँ पे मगध सम्राट अशोक पूरे सबसे बड़ा सम्राट बना, जो वेलफेयर स्टेट, सचमुच में वेलफेयर स्टेट सम्राट अशोक ने बनाने का काम किया। तो यहाँ के लोग उनको असली राजनीति सिखा देंगे कि राजनीति क्या होता है। 2025 चुनाव आ रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए आपके कार्यकाल के। 25 के लिए कितने तैयार हैं आप? 25 के लिए नहीं, हम आज भी तैयार हैं। और आप हमसे नहीं, इसका सवाल यहाँ के नागरिक दे सकते हैं। हमने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया है कि आम आदमी के साथ मिल करके विकास किया जा सकता है। आम आदमी के साथ अगर सदन में बोलने वाला आपका जनप्रतिनिधि हो, लड़ने वाला जनप्रतिनिधि हो, तो आपकी पुरानी सड़कें बन सकती हैं। 104 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया। हमने शिक्षा पे सबसे पहला काम किया और हम 22 में से 16 पंचायत में अंबेडकर पुस्तकालय बनाने का काम किया। हमने यहाँ पर बरसों से जो नहर पैन की खुदाई नहीं हुई थी, जिसने कभी देखा ही नहीं था कि नहर पैन खुदाया था, हमने लगभग सभी नहरों का खुदाई करवाने का काम किया। और यहाँ पर और जगह के अपेक्षा लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी पैनी नज़र रहती है। यदि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता है तो मैं स्वयं थाना में चला जाता हूँ और वहाँ पर हम थाने अध्यक्ष के साथ बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हैं। और आम लोग हमसे बेझिझक मिल सकते हैं। हम जनता के दरबार के माध्यम से आम लोगों की शिकायतें सुनते हैं और 1 सप्ताह में उन शिकायतों को दूर करने का काम करते हैं। आज बिजली विभाग के पास में बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाए तो बाद में फ़ोन जाता होगा, विधायक के पास में पहले फ़ोन आता है कि विधायक जी मेरा ट्रांसफार्मर जल गया है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अपना वार्ड नंबर, अपना गांव का नाम बताइए, और 72 घंटा के अंदर हम ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम करते हैं। तो ये जो भी हम जनहित में कर सकते हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त जो एक विधायकी होता है,
उसको हम जनता को समर्पित करने का हमने काम किया है। और बाकी पार्टी और जनता मालिक है। पार्टी अगर हम पर विश्वास करेगी, जनता हम पर विश्वास करेगी तो पुनः हम सदन जाएंगे, या जनता का जो जनादेश होगा उसका हम सम्मान करते हैं। जब भारत को देखते हैं या बिहार को देखते हैं, जहाँ पे अभी भी समाज को लेकर के लोग चलने की बात करते हैं, ऐसे में एनडीए पार्टी जब भी आती है तो राष्ट्रवाद की बात करती है। समाजवाद या यूँ कहें सामाजिक लोकतंत्र या राष्ट्रवाद, किससे भारत के भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में ले जाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रवाद वही लोग हैं, राष्ट्रवाद जो वही लोग कहते हैं, एक नई परिभाषा, देशभक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश किए, जो अंग्रेज़ों के साथ में मिल करके भारत आज़ाद न हो इसके लिए प्रयास कर रहे थे। जो अंग्रेज़ों के पेंशन पे जो लोग जी रहे थे, उस विचारधारा के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जिनका तिरंगा बनाने में कोई योगदान नहीं रहा, एक बलिदान नहीं रहा, वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो 52 साल अपने कार्यालय में भारतीय झंडा नहीं फहराता है और वो कहता है कि ये 3 रंग वाला तिरंगा देश के लिए अपशगुन हो, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जो जात और धर्म मजहब के नाम पर लोगों को रोज़ लड़ाता है, जो कपड़े से लोगों को पहचान लेता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलता, जहाँ पर हमारी माँ बहनों को नंगा करा के परेड कराया जाता है, पूर्व कारगिल के सेनानी की बेटी और पत्नी को नंगा घुमाया जाता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। पुलवामा और बालाकोट हमले में कितने लोग मारे गए वो नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे पुलवामा 46 सैनिक हमारे मारे गए, उनकी विधवा आज सब्जी बेचने को मजबूर हैं, उनके बच्चे पढ़ाई छूट गया है, उस पे उनका कोई बात नहीं हो, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जहाँ पे 84 करोड़ लोग इस लायक आपने बना दिया कि वो 5 किलो राशन नहीं खरीद सकते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात कर सकता है। जो सरकार के अस्पताल को आप इतना पंगु बना दिया कि बीमा कार्ड दे करके आप उसको निजी में इलाज कराने की गारंटी करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जहाँ पे बेरोजगार, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगारों का फौज खड़ा है, जहाँ पे 2 करोड़ प्रत्येक साल बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन इसको बाद में आप जुमला कहते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जहाँ पे बलात्कारियों जब जेल से छूटते हैं, उनको माला और लड्डू बांध के और डीजे बजा करके अभिनंदन और स्वागत किया जाता है, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जहाँ हमारी बेटी की इज्जत लूटने के बाद उसके माता पिता को चेहरा नहीं देखने दिया जाता है और उसकी बॉडी को रात में ले जा करके जला दिया जाता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जहाँ पे हमारी पहलवान बेटियाँ, गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियाँ उस राष्ट्रवादी पार्टी के नेता पे यौन शोषण का आरोप लगाती है और 376 AB में उन पर FIR दर्ज होता है, पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। उलट हमारी बेटियों को सड़क पे घसीटा जाता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। जहाँ पे 750 से ज़्यादा किसान अपने 3 काले कृषि कानून को वापसी के लिए संघर्ष में मर जाते हैं, लेकिन वही किसान आंदोलन में आने वाली महिलाओं को उनके पार्टी के सांसद बेस्या कहते हैं, और राष्ट्रवाद की बात करता है। राष्ट्रवाद की बात, जहां SC ST एक्ट ख़त्म किया जाता है, जहां संविधान जला दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, और राष्ट्रवाद की बात करता है। तो राष्ट्रवाद, देशभक्त वो होते हैं जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसा बगैर परवाह किए हुए देश की तरक्की, देश के विकास के लिए फांसी को चूम लेता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुंवर सिंह कुर्बान हुए थे खाकर घासी रोटी, और आज के कैसे देशभक्त जो मांगे माखन रोटी। तो ये सब माखन रोटी खाने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम लोग तो असल में अंबेडकर, फूले पेरियार, लोहिया, कर्पूरी, जगदेव बाबू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, BP सिंह का सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। जिस दिन BP सिंह, लोहिया, कर्पूरी, जगदेव, अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा, सचमुच में उस दिन राष्ट्र भी मजबूत होगा और देशभक्ति भी मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। ये थे मखदुमपुर के विधायक सतीश दास जी।